नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका चयनशाला एकेडमी में। और वर्दी बैच में जो ज्योग्राफी की सीरीज लेकर चले थे, इसमें आज की क्लास में आपको हम बताएंगे कि भारत का समुद्री क्षेत्र और उसका भौतिक विस्तार। ठीक है, भौतिक विकास और समुद्री क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा भारत का समुद्री क्षेत्र। जी हाँ, अब ये समुद्री क्षेत्र के बारे में क्यों हमें पढ़ना है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि भारत की मुख्य भूमि पे, जैसे मान लीजिए भारत का मैप बनाया और देखा भारत की मुख्य भूमि पे जितना उसका विस्तार था उतना ही आपने देखा कि वहाँ का आधिकारिक क्षेत्र होता है। तो क्या होता है समुद्र का, क्या होता है महासागरों का, इन पर कैसे हमारा अधिकार होता है, कौन कहता है कि इन पर मेरा अधिकार है। कोई देश क्या किसी देश के संप्रभुत्व में आता है ये। जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, दाहिने साइड भारत के जो है ईस्ट में पड़ता है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन। तो कहाँ तक किसका कैसा अधिकार होना चाहिए, इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए। अध्याय जो हमारा होने वाला है वो होगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में जो सीरीज लेकर चले थे, इसमें आज हम पढ़ेंगे समुद्री क्षेत्र और भौतिक प्रदेश। समुद्री क्षेत्र और भौतिक प्रदेश। जी चलिए, सबसे पहली बात करें कि ये दूरी नापी कैसे जाती है, दूरी का मापन कैसे होता है और क्यों, कहाँ तक इसका कौन सा क्षेत्र है ना। अब इन्हीं सब बातों पे चर्चाएं करेंगे। सबसे पहली बात देखिए भारत के मैप को ध्यान दीजिए। भारत के मैप को ध्यान दीजिए तो ये हल्का सा देखिए, हल्का क्या बहुत ज्यादा मात्रा में कटा छटा हुआ है। यदि हम कोई एक मानक नहीं लेंगे और समुद्री सीमा का मापन करने के लिए, तो किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पे ही ये दूरियां तय बिगड़ने लगेंगी। मान लीजिए यहाँ से आए 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, यहीं से दूरी खराब हो गई हमारी। तो इसके लिए ये जो कटा छटा पार्ट है, इस चीज को सही करने के लिए एक बेस लाइन बनाई गई। क्या बनाई गई? एक बेस लाइन बनाई गई। अब ये बेस लाइन सीधी एक दूसरे से जाके मिलती हैं और यहीं से हम दूरियां नापना शुरू कर देते हैं। भारत की मुख्य भूमि का तट सीधा नहीं बल्कि कैसा है, कटा छटा हुआ है। कैसा है? कटा छटा, बहुत कटा छटा है, बहुत कटा छटा, इंटेंडेड है। कैसा है? हाँ, कैसा है? कटा छटा हुआ। दिख रहा है ना आपको? ऐसा है, इंडेंटेड है और कटा छटा हुआ है, ये देखिए। तभी इसके लिए क्या की जाती है, एक आधार रेखा, एक बेस लाइन तैयार की जाती है। एक आधार रेखा या बेस लाइन तैयार की जाती है। ये क्या करता है? टेढ़े मेढ़े तट को, टेढ़े मेढ़े तट को ये क्या करता है? एक बेस प्रदान करता है। सीधी लाइन देखिए, इस टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। काल्पनिक इमेजिनरी लाइन क्यों है? क्योंकि कोई बनाई नहीं गई है कि नहीं, कुछ जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं सारी इमेजिनरी है, वैसे ये भी काल्पनिक रेखा ही है। ये नहीं कि वहां पे कुछ लगा के आए, नहीं देखो ये बेस लाइन है भारत से, है ना, नहीं। चलिए, अभी हम आंतरिक जल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। बहुत कुछ जानना है इसमें हमें, क्योंकि ये जो आधिकारिक क्षेत्र है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। और 3 क्या, सबसे पहले अगर इसको भी जोड़ देंगे तो 4 पार्ट में हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक जल। ये इंटरनल वाटर होता क्या है, समझिएगा। ये है भारत की मुख्य भूमि, जो कि कटी छटी हुई बनी हुई है ना। कटी छटी होने के कारण एक बेस रेखा ली जाती है। फिर बेस रेखा के बीच में कुछ पानी होगा ना। बोलो भाई, हाँ होगा, पानी होगा ना। ये जो पानी होता है ये आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर होता है। क्या होता है ये? इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। जैसे मुख्य भूमि होती है भारत की, तो मुख्य भूमि और आधार रेखा के मध्य ही स्थित सागरीय जल को क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहा जाता है। ये है भारत की मुख्य भूमि और ये है बेस लाइन। बेस लाइन के बीच में जो पानी होता है ये भारत की मुख्य भूमि की एकदम अंदर ही आता है। ठीक है, मान लीजिए ये मुख्य भूमि का ही हिस्सा है। जो आंतरिक जल है ये भारत की मुख्य भूमि का ही हिस्सा है। ठीक, जो मुख्य भूमि का हिस्सा है तो उसको तो माना जाता है कि पूरा ये हमारा अधिकार क्षेत्र है ही। देखिए, ये भारत के जो पानी है ये भारत की मुख्य भूमि का ही हिस्सा है। देखिए, आंतरिक जल, इंटरनल वाटर, मुख्य भूमि और आधार रेखा के मध्य से सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है।
ठीक है, आई बात की समझ में। अभी आधार रेखा समुद्री सीमाओं को मापने का प्रारंभिक बिंदु होता है, यानी कि अब आगे जो दूरियां नापेंगे हम, अभी पढ़ेंगे आगे 12 नॉटिकल मील, है ना, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील होता क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो जितनी दूरी 12 नॉटिकल मील की हो, चाहे यहाँ से 24 नॉटिकल मील की हो, चाहे यहाँ से 200 नॉटिकल मील की हो, ये सारी की सारी दूरियां बेस लाइन से ली जाती हैं, क्योंकि ऐसे ले ही नहीं पाएंगे, कोई मानक होगा ही नहीं। यहाँ से लेंगे तो ये ज्यादा दूरी पर निकला हुआ, यहाँ से लेंगे तो कम हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो और पास में आ जाएगा, है ना। तो मानक रेखा एक बनाई गई है जिसको आधार रेखा या बेस लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या निकल कर रहा है कि भारत का जो तट है वो कटा छटा होने के कारण ही आधार रेखा खींचने की इसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मुख्य भूमि, स्थलीय भाग, है ना, का जल, मुख्य भूमि और बेस लाइन, मुख्य भूमि और बेस लाइन के बीच में जो पानी होता है उसे आंतरिक जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक जल। चलिए, हमारा ये टॉपिक था भारत की तट रेखा, आंतरिक जल हमने समझ लिया। अभी आ गया, तो अब सबसे पहली बात, इसको किलोमीटर्स में नहीं नापा जाता, न समुद्र की दूरी को फीट या मीटर्स में नहीं नापा जाता। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण मापन इकाइयां हैं। जैसे बात करें, अगर समुद्री तट की दूरी की बात करें, ये दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? नॉटिकल मील में नापी जाती है। समुद्र की गहराई फैदम में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? फैदम में। देखिए, नॉटिकल मील समुद्री दूरी को नापते हैं। किसको नापता है? समुद्री दूरी को नापने का, यानी कि जैसे ये दूरी है ना, ऐसे समुद्र से ये दूरी भारत की मुख्य भूमि की, या फिर आधार रेखा से तो नापते हैं। तो यहाँ से जो ये दूरी होती है ये नॉटिकल मील में ही नापी जाती है, ठीक है। फिर इसको क्या बोला गया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। समुद्री दूरी को किसमें नापते हैं? किसमें नापते हैं? सबसे बताइए जल्दी, किसमें नापते हैं? नॉटिकल माइल में। किसमें नापते हैं? नॉटिकल मील में। अब ये फैदम क्या होता है? फैदम समुद्र की गहराई को नापने की इकाई है। अब इसमें कितने किलोमीटर्स होते हैं, फैदम में कितने फीट होते हैं, है ना, ये भी जानेंगे हम। चलिए, तो एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर्स का होता है, ठीक है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर्स का होता है। वहीं पर अगर एक फैदम की बात करें तो वो 6 फीट का होता है। कितने का होता है? 6 फीट का होता है। 6 फीट का होता है। कितने का? 6 फीट का। यानी कि अगर कहें कोई आदमी अगर 6 फीट का है तो उससे हम कह सकते हैं यार तुम एक फैदम के हो, ठीक है। ठीक, अगर कोई आदमी 6 फीट का, उससे हम कह सकते हैं तुम कितने? एक फैदम के हो। और एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर्स का होता है, ठीक है। वहीं पर एक फैदम 6 फीट का होता है। ये बस इतनी बात, इसमें तो जान गए इतना, इसका काम अब यहीं से ओवर, ठीक है। जान गए 6 फीट होती, काम हमारा नॉटिकल मील्स का होगा। अभी जानते हैं हम, आगे आपको पढ़ाएंगे 12 नॉटिकल मील, फिर 24 नॉटिकल मील, फिर 200 नॉटिकल मील। आपका मैं पूरी क्लास जो लूंगा उसमें नॉटिकल मील शब्द का ही प्रयोग करूंगा, इसी यूनिट का प्रयोग करूंगा, किलोमीटर्स कहीं नहीं बोलूंगा। आपका काम क्या रहेगा? इनको 1.852 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कराकर 12 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 24 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, या 200 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्र की गहराई किस इकाई में मापी जाती है, इसकी यूनिट क्या है? तो होगी गहराई फैदम में नापी जाती है और दूरी नॉटिकल मील में। चलिए, अब जो आता है कि 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील कहाँ से नापा जाता है, इनको नाम क्या दिया गया है, इन पे अधिकार क्षेत्र कैसा कैसा है, कौन कौन से अधिकार हमें मिले हैं, वो इसमें हमें देखना है, ठीक। तो ये हम तैयार करते हैं एक बेस लाइन, ठीक है। एक बेस लाइन तैयार करते हैं, ठीक। ये बेस लाइन तैयार हो गई। अब यहां से देखिए, यहां से 12 नॉटिकल मील तक
यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा होती है। इसको टेरिटोरियल सी भी बोलते हैं। क्या होती है? प्रादेशिक जल सीमा। अच्छा हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि ये जो ये कानून बनाए गए, समुद्री कानून बनाए गए, आया कब और किसके तहत आया? तो वर्ष 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अनक्लोज भी बोला जाता है ना, तो ये आयोजित हुआ। तो ये पूछा जाता है कि कब आयोजित हुआ, अनक्लोज कब आयोजित हुआ था भाई? 1982। इसमें 1982 1982 में। इसके तहत क्या हुआ? भारत सहित सभी देशों के समुद्री अधिकारों को स्पष्ट किया गया। ठीक है, सभी देशों के क्या, उनके समुद्री अधिकार बता दिए गए, भैया तुम्हारा इतना इतना ऐसे ऐसे है। ठीक है, भारतीय समुद्री सीमा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। ठीक, तो जो भारत की समुद्री सीमा थी उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। और ये सभी दूरियां हमेशा बेस लाइन आधार रेखा से ही ली जाती हैं। किससे ली जाती हैं? बेस लाइन से, क्योंकि तलछट ये कटा छटा है ना, ये कटा छटा होने के कारण कहां से कहां तक इसकी मानक लेकर चलेंगे, नहीं ले पाएंगे मानक, है ना। तो इसके लिए बेस लाइन तैयार करते हैं। तो यहां से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को प्रादेशिक जल सीमा या फिर टेरिटोरियल सी बोलते हैं। उसके बाद आता है यहीं से 24 नॉटिकल मील। यहां से मत जोड़िएगा कि नहीं यहाँ 12 खत्म तो यहाँ 24 जोड़ लिया, गलत। देखिए ये 12 यहां तक आए ना, यहां से 12 यहां तक आए, ठीक है। और फिर यहां से जब हम शुरू कर दिए 12 यहां तक पहुंचे, फिर और ये 24, एक 12 ये और 12 ये, तो यहां से बेस लाइन से 24 हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब 12 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र के बाद से अगर जोड़ेंगे तो हम 12 नॉटिकल मील ही तो पहुंचेंगे भाई। ये टोटल 24 है। यहाँ बेस लाइन से सारी, देखो बात हो गई है, सभी दूरियां हमेशा आधार रेखा या बेस लाइन से ही ली जाएंगी। ठीक, इसको बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र, सन्निकट क्षेत्र भी इसी को बोला जाता है, और इसी को कॉन्टिजियस एरिया भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर कॉन्टिजियस जोन। चलिए, कॉन्टिजियस क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र, सन्निकट क्षेत्र, ये सब बोला जाता है इसे। ये 24 नॉटिकल मील तक होता है। अभी ये भी बताऊंगा इन पे कैसा कैसा अधिकार है। ये सिर्फ इतने पढ़ने से नहीं काम चलने वाला कि नहीं पढ़ लिया, प्रादेशिक सीमा कितने कितने पढ़ लगते हैं, इनके अधिकार क्षेत्रों की भी बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। चलिए अब यही आधार रेखा से ये 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की जब बात करेंगे तो इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर EEZ बोला जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में EEZ। क्या कहा जाता है? EEZ। यह बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक, मेमोरी क्या है? 12 24 200, यही 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जिसे बोला गया, बताया था हमने, ये देखिए प्रादेशिक जल सीमा। तो इस पहले प्रादेशिक जल सीमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर अविच्छिन्न मंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी के बारे में पढ़ते हैं। तो डायग्राम जैसा देख रहे हैं कि बेस लाइन, मान लीजिए बेस लाइन यहाँ तैयार हो गई। अब यहां से 12 नॉटिकल मील तक भारत का किस प्रकार का अधिकार है, यहां पर क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि यह रेखा 12 नॉटिकल मील, जो 12 नॉटिकल मील की रेखा है, ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्र क्षेत्र है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रादेशिक जल सीमा। और पता है, इस पे भारत का पूर्ण अधिकार होता है। इसके जितने रिसोर्सेस हैं सारा दोहन भारत कर सकता है, पूरे तरीके से अधिकार है, संप्रभुता है इस पर। भारत का अधिकार क्या है? इस क्षेत्र में भारत को पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट्स प्राप्त है। भारत को पूर्ण अधिकार या एब्सोल्यूट राइट्स यहाँ भारत को प्राप्त है। कहां तक? 12 नॉटिकल मील तक। यहाँ पे जितने रिसोर्सेस, मछली पकड़ना, जितना अपने ऑयल रिफाइनरी वगैरह लगाना, और भी जितने सारे काम करने हैं, साफ सफाई से लेकर हर एक चीज, मतलब ये मान लीजिए जैसे एक हमने इंटरनल वाटर देखा था, इंटरनल वाटर तो भारत की मुख्य भूमि का ही हिस्सा माना जाता है। और ये जो होता है ये भी एकदम पूरी तरीके से इस पे संपूर्ण प्रभुत्व होता है इसका, भारत का। ठीक है, पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट्स प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में मिलने वाले सभी प्रकार के संसाधनों या रिसोर्सेस का उपयोग भारत स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है इस पर,
कहां तक, लेकिन सिर्फ 12 नॉटिकल मील तक, जो कि टेरिटोरियल सी होता है। मछली पकड़ना हो या खनिज तेल निकालना हो, खनिज तेल जिसमें आपका नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इसको निकालना हो, यह पूरी तरीके से भारत यहाँ पर इसे अपने पूरे नियंत्रण में रखता है। यानी कि सारा फायदा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पूरा किसका होगा, इससे भारत को होगा। कोई मिनरल मिल रहा है, कोई रत्न मिल रहे हैं, सब कुछ ही भारत का है, इसमें पूर्ण अधिकार रहता है इस पे। ठीक है, तो समझते हैं इसे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रादेशिक जल सीमा में भारत का अधिकार, भारत की मुख्य भूमि जितना ही शक्तिशाली होता, जितना भारत की मुख्य भूमि पर हिस्सा होता है भारत का, उतना ही अधिकार भारत का 12 नॉटिकल मील तक, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक होता है अधिकार। ठीक है, चलिए यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आ सकता है, संभावित प्रश्न की आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के समुद्री क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो प्रादेशिक सीमा बोला जाता है, टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक सीमा या टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी। आंतरिक जल और इसमें फर्क है, आंतरिक जल तो बेसलाइन के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र, सन्निकट क्षेत्र या फिर कॉन्टिग्युअस जोन। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं इसे, अविच्छिन्न मंडल बोला जाता है, संलग्न क्षेत्र बोला जाता है, कॉन्टिग्युअस जोन बोला जाता है, या 24 नॉटिकल मील के नाम से भी जाना जाता है। दूरी के उस पे भी नाम इसका पड़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको। 24 नॉटिकल मील बोले, कॉन्टिग्युअस क्षेत्र बोले, संलग्न क्षेत्र बोले, अविच्छिन्न मंडल बोले या सन्निकट क्षेत्र बोले, वो सब इसी के नाम है। देखिए विस्तार से अगर पढ़ें इसके बारे में, तो यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के समुद्र की दूरी तक होता है। देखिए 12 नॉटिकल मील, ये देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से मैंने आधार रेखा एक मानी। ठीक है, अब ये आधार रेखा क्या कर रही है, 12 नॉटिकल मील तक ये हिस्सा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 24 नॉटिकल मील का हिस्सा हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 24 नॉटिकल मील का। तो यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का समुद्र का क्षेत्र है। इसे क्या कहा जाता है, अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, सन्निकट क्षेत्र कहा जाता है, कॉन्टिग्युअस जोन कहा जाता है, कई सारे नाम है इसके, है ना, सबसे ज्यादा नाम इसी के हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अधिकार होता है वो अधिकार कैसा है, पिछले इस वाले में देखा था हमने, इसका जो अधिकार था यहाँ पर तो पूर्णतः अधिकार था हमारा। और यहाँ पर कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखना, और सबसे बड़ी बात, यदि कोई बाहर से जहाज आता है इंपोर्ट के लिए, या फिर बाहर से जहाज पास हो रहा है, कोई विदेशी जहाज नेविगेशन में, है ना, नेविगेशन के दौरान यहाँ पर हम शुल्क वसूल सकते हैं, सीमा शुल्क वसूल सकते हैं कि भाई तुम मेरी सीमा में आए हो, बिना बताए आओगे तो यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल को भेज के तुरंत दौड़ा लिया जाएगा। वो मेरे क्षेत्र से है तो टैक्स दो, है ना, और यदि शांतिपूर्ण तरीके से आएगा तो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, अभद्रता होगी तो उसे भगाया जाएगा। इतना क्षेत्र, इतना अधिकार रहता है। तो क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे। दूसरा साफ सफाई, साफ सफाई का ध्यान भी हमें 24 नॉटिकल मील तक रखना होता है। तो क्या सोच रहे हैं 12 तक नहीं रखना होता, अरे 12 पूरा यहाँ तक 24 नॉटिकल मील तक साफ सफाई का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये पूरा 24 वहां से लेकर 24 नॉटिकल मील तक साफ सफाई का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहां तक हम टैक्स वसूल सकते हैं। तो कुछ लोग को ये भी लग रहा हो कि 12 नॉटिकल मील में नहीं कर सकते, वहां भी टैक्स वसूल सकते हैं। कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि 24 नॉटिकल मील का जो दूरी है, यहाँ पर हम यहाँ तक हम टैक्स वसूल सकते हैं, सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क वसूल सकती है। यदि कोई विदेशी नाव यहाँ आती है तो भारत उससे टैक्स वसूल सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को। स्वच्छता, इस क्षेत्र में साफ सफाई और पर्यावरणीय स्वच्छता की पूरी जिम्मेदारी भारत की है, कोई और नहीं करने आएगा, भारत की जिम्मेदारी है। ठीक है, सीमा शुल्क वसूल सकता है, साफ सफाई और पर्यावरणीय स्वच्छता भी किसके अंडर में है, भारत के हाथ में है। ठीक है, चलिए कॉल नोट करते हैं कि 3 अधिकार कौन कौन से हैं, 3 अधिकार कौन कौन से बताइएगा। सीमा शुल्क वसूल सकता है, सीमा शुल्क वसूल सकता है, पहला सीमा शुल्क वसूलना, साफ सफाई की जिम्मेदारी रखना, साफ सफाई की जिम्मेदारी रखना, दूसरा पर्यावरणीय स्वच्छता का भी अधिकार किसे है, भारत को ही है। ठीक, अभी मिस्टेक क्या होती है कि छात्र अक्सर 24 नॉटिकल मील और 12 नॉटिकल मील के अधिकारों में भ्रमित होते हैं।
विदेशी जहाजों पर सीमा शुल्क टैक्स हमेशा 24 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में लगेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई मतलब ही नहीं था, तो हमारे पूर्ण अधिकार में है ही, यहां तक तो स्वाभाविक सी बात, कोई आएगा ही नहीं, टैक्स की कोई बात ही नहीं करनी है। मैंने जो बताया था अभी कि यहाँ तक टैक्स, यहाँ तक तो कोई आने की एंट्री का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारे पूर्ण अधिकार में है, या तो हम जो चाहें जैसे चाहें कराएंगे। लेकिन जो टैक्स वसूलने का वो ये इस एरिया में है आपका 24 नॉटिकल मील तक, है ना। इन्हीं अधिकारों में कंफ्यूज होते हैं कि जो अधिकार टैक्स लेने का है वो 24 नॉटिकल मील का है। किसका है? 24 नॉटिकल मील का। नोट कर लीजिए, कुछ नोट करना हो तो शुल्क टैक्स, जो टैक्स लगता है यानी कस्टम ड्यूटी जो लगती है, वो हमेशा क्या होता है? 24 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में लगेगा। किसमें लगेगा? 24 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में लगेगा इसमें, ठीक है। अभी मैंने बताया भी था कि इसमें भी यहां से यहां तक 24 वाले में लग सकता है, लेकिन समझिए तो इस बात को, यहां तो आपका पूर्ण अधिकार है ही, आपके घर में कौन घुसने आ रहा है, आपके घर के बाहर कहां तक आपकी सीमा है वो ये बता रहा है, ठीक है। 24 नॉटिकल मील पर शुल्क वसूल सकते हैं, स्वच्छता का हमें अधिकार है और पर्यावरणीय स्वच्छता का भी अधिकार हमारे पास है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील, और भ्रमित क्यों होंगे भाई, इतना पढ़ाने के बाद भी कह रहा भ्रमित, भ्रमित कैसे होंगे, इतना पढ़ाया जा रहा है। 200 नॉटिकल मील की बात करेंगे जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर EEZ के नाम से जाना जाता है। क्या 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 नाम है इसके? 200 नॉटिकल मील, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो 200 नॉटिकल मील तक, यानी कि शुरुआत से बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक हम कोई भी तेल गैस का मंच या फिर ऑयल रिफाइनरी सेटअप कर सकते हैं। जैसे बॉम्बे हाई वगैरह में देखिए लगती है ना वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज, तो जहां तक उनको मिलेगा वहीं पे लगाएंगे जाके भाई। तो 200 नॉटिकल मील तक हमारे पास क्षेत्र रहता है कि 200 नॉटिकल मील तक आप लगाइए। दूसरा, यदि कोई अनुसंधान या कोई रिसर्च करनी हो तो हम कृत्रिम द्वीप, आर्टिफिशियल द्वीप, मैन मेड द्वीप तैयार कर सकते हैं। मैन मेड, यदि कोई प्राकृतिक द्वीप होता तो किसी ना किसी कब्जे में पहले से ही होता। मैन मेड आइलैंड बना सकते हैं, मैन मेड आइलैंड बना सकते हैं, कृत्रिम द्वीप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हो सकती है? ऑयल रिफाइनरी लगा सकते हैं या किसी अनुसंधान के लिए कृत्रिम द्वीप लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। विस्तार, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, सभी को आधार रेखा से नापाना, तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का विशाल क्षेत्र ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मुख्य अधिकार, यहाँ भारत को मछली पकड़ने और खनिज तेल निकालने का विशेष आर्थिक अधिकार है, मछली पकड़ सकता है। और दूसरा, खनिज तेल निकालने का इसे, ऑयल रिफाइनरी लगाने का पूरा अधिकार इसे। भारत इस विशाल क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्चेस करने के लिए और नए द्वीपों, नए आइलैंड का निर्माण भी कर सकता है। रिसर्च करने के लिए नए द्वीपों या नए आइलैंड का, कृत्रिम आइलैंड का निर्माण कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद उच्च सागर, जिसे हाई सी बोलते हैं। अब ये हाई सी क्या होता है? 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल जैसे ही खत्म होता है, इसके बाद जानते हैं क्या शुरू हो जाता है? इसके बाद उच्च सागर, जिसे हाई सी बोलते हैं। अब यहाँ पर किसी भी देश का एकाधिकार नहीं रहता, ना कोई विशेषाधिकार है ना किसी का एकाधिकार है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ 200 नॉटिकल मील के बाद क्षेत्र उच्च सागर कहलाता है, बाद का क्षेत्र उच्च सागर कहलाता है, जहां विश्व के सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। इसके बाद कोई भी जहाज जाए या कुछ भी जाए, 200 नॉटिकल मील तक जानते क्या है? यदि कोई जहाज आपको लग रहा आ रहा है डिस्टर्बेंस, नेविगेशन में डिस्टर्बेंस लग रही है, अभद्रता लग रही है, गलत तरीका लग रहा है, तो आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, जुर्माना तक आप वसूल सकते हैं, इतना है। लेकिन इसके बाद आपका फिर कोई अधिकार नहीं है, किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं, किसी भी राष्ट्र का एकाधिकार नहीं है। तो 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर कहलाता है, जहां विश्व के सभी देशों का, जहां विश्व के सभी देशों या सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। और देखिए एग्जाम पॉइंट से 200 नॉटिकल मील के बाद भारत का कोई एकाधिकार नहीं रहता। बस कहां तक है? सिर्फ 200 नॉटिकल मील तक, 12, 24, 200, ठीक है। वहीं बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील,
24 नॉटिकल मील, वही 12 और जोड़ के और बाकी जोड़ के फिर 200 पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए, तो क्या बन जाता है, हाई सी बन जाता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत के समुद्र में नए द्वीप बनाने का अधिकार किस समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर आने वाला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ या 200 नॉटिकल मील, है ना। देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, इतनी बात समझ में आई। हाँ, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने तीनों क्षेत्रों को देख लिया। देखिए, प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जिसे टेरिटरी सी बोलते हैं। दूसरा, संलग्न क्षेत्र, अवच्छिन्न मंडल, सन्निकट क्षेत्र, कॉन्टिग्युअस जोन्स, इनको भी कॉन्टिग्युअस जोन, इसको भी हमने देख लिया, है ना। इसके बाद तीसरा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ 200 नॉटिकल मील, इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं। अभी आगे जब रिवीजन कराएंगे ना, सब चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। ये मास्टर मैट्रिक्स का हमारा क्विक रिवीजन होता है। समुद्री सीमा का एक तरफ नाम है, इधर आधार रेखा से दूरी है, और जो प्रमुख अधिकार हैं वो लिखे गए हैं। तो देखिए, प्रादेशिक जल सीमा जिसे टेरिटोरियल सी बोलते हैं, वो सिर्फ 12 नॉटिकल मील तक है। पढ़ा है ना भाई, 12 नॉटिकल मील तक है। यहाँ पर सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्णतः अधिकार भारत को प्राप्त है जी। उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्युअस जोन, ठीक है। अब ये कॉन्टिग्युअस जोन क्या होता है, ये 24 बेस लाइन से, देखिए सभी दूरियां कहां से नापनी है, बेस लाइन से। बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील जहां नापा, और 24 नॉटिकल मील के बाद यहाँ पर हम सीमा शुल्क टैक्स वसूल सकते हैं। इसमें नहीं, कंफ्यूज मत होना, इसमें नहीं, ये तो इसमें तुम्हारा पूर्ण अधिकार है ही, है ना। सीमा शुल्क वसूल सकते हैं, साफ सफाई और पर्यावरणीय स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, ठीक। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उस कंफ्यूजन को तभी तो दूर किया जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रही हो, सर ये कैसे 12 नॉटिकल मील फिर 24 नॉटिकल मील में कुछ अधिकार क्षेत्रों में कंफ्यूजन हो रही है, तो कमेंट्स में बताएंगे तो मैं जरूर उस बात के कंफ्यूजन को दूर करूंगा, है ना। 24 नॉटिकल मील देख लिया। अभी आते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील। यहाँ पर मछली पकड़ना, तेल निकालना यानी कि ऑयल रिफाइनरी सेटअप करना, जहाँ से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, या फिर नए द्वीपों का, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करना किसी अनुसंधान या रिसर्च के लिए। उसके बाद उच्च सागर 200 नॉटिकल मील के आगे, 200 नॉटिकल मील के आगे क्या, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, किसी का कोई एकाधिकार या विशेषाधिकार नहीं है, है ना। यहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। चलिए, हाँ ट्रिक देखिए बहुत अच्छी, 12 सब कुछ हमारा, 12 नॉटिकल मील सब कुछ हमारा है ना भाई, पूर्णताधिकार है, पूर्णताधिकार याद सुनिए, पूरा पूर्णताधिकार है ना। तो 12 नॉटिकल मील तक सब कुछ हमारा, 12 सब कुछ हमारा। 24 पे टैक्स और सफाई, 24 नॉटिकल मील पे टैक्स और सफाई। टैक्स कहाँ वसूलेंगे, 24 नॉटिकल मील, तो मैंने बताया भी था, एक शायद मिस्टेक भी थी मेरी कि 12 नॉटिकल मील ने बताया था। 12 नॉटिकल मील तो अपना खुद का हिस्सा होता है, ठीक है। 24 नॉटिकल मील पर क्या करेंगे, टैक्स और सफाई। और 200 नॉटिकल मील पर क्या करेंगे, तेल और नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद फिर हाई सी लगता है, किसी का कोई एकाधिकार नहीं लगता, और यहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार रहता है, किसी का कोई विशेषाधिकार या एकाधिकार नहीं रहता, जिसकी मर्जी जहां से चाहे वो जहाज वहाज लेकर जाए, फ्री नेविगेशन करे। अभी हमारा जो टॉपिक था भारत का समुद्री क्षेत्र, बस उतना ही था, है ना, वो उतना ही था, और वो टॉपिक ओवर भी हो गया। यदि कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। अब जो हम दूसरा टॉपिक लेकर चल रहे हैं, वो हम जो पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का भौतिक विकास के बारे में पढ़ना है, तो हमें इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्योंकि जब पृथ्वी बनी तो सारे द्वीप एक साथ थे। जब पृथ्वी बनी तो सारे द्वीप क्या थे, एक साथ थे। ये देखिए, सारे महाद्वीप क्या थे, ये द्वीप नहीं, सॉरी महाद्वीप सारे क्या थे, एक साथ थे। सारे महाद्वीप क्या थे, एक साथ थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें विस्थापन होना शुरू हुआ, अलगाव होना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ। और ये थ्योरी दी किसने थी,
इस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड वेगनर। हाँ, जर्मन ज्योग्राफर थे। देखिए प्रस्तुतकर्ता कौन है? यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर नामक जर्मन भूगोलवेत्ता ने दिया था। ठीक है। दूसरा, मूल विचार। करोड़ों वर्ष पहले आज के सभी सातों महाद्वीप एक साथ, मैंने बताया ना कि आज से अभी की बात नहीं, कुछ 150 300 400 साल पहले की बात नहीं हो रही है, ये करोड़ों वर्षों पहले की बात हो रही है ना। करोड़ों वर्ष पहले सात के सातों महाद्वीप एक साथ हुआ करते थे। ठीक है। कहाँ हुआ करते थे? एक साथ हुआ करते थे। अब देखिए, पृथ्वी के आंतरिक दबाव और प्लेटों के निरंतर, देखिए पृथ्वी में कुछ आंतरिक बल भी काम करते हैं। यही इन्हीं अंतः बलों के कारण, आंतरिक बलों के कारण क्या होता है? प्लेट्स में अलगाव या टकराव या तो किसी एक क्षेत्र की तरफ भागना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसी आंतरिक दबाव और प्लेटों के निरंतर टकराने के कारण क्या होता गया? महाद्वीप समय के साथ साथ खिसक कर अलग हो गए। ठीक है। अंतः बल काम करते हैं पृथ्वी में भाई, अंदर प्लेटों की भी जो थ्योरी है ना, अंदर अंतः बल काम करते हैं और यही अंतः बल क्या करते हैं? प्लेटों को खिसकाने का काम करते हैं। तो यही खिसकते खिसकते क्या हुआ? जहां पर एक समान सब एक जगह पर थे, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी गई उसमें बताया गया कि सभी ऐसे मान लो एक साथ मुट्ठी में, फिर क्या हुआ? सभी अलग होना शुरू हो गए। ठीक। आज भी जो हमारा भारत देख रहा है ना, ये दिख रहा है भारत, ये देखो यहां से जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, तो यही है। ये भारत आज भी उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। देखिए, इसी सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत एशिया तक कैसे पहुंचा, क्योंकि भारत तो यहाँ था, यहाँ तक कैसे पहुंचा, है ना? एशिया तक कैसे पहुंचा? तो इसी सिद्धांत से पता चलता है। ठीक है। पहले एक साथ था, फिर अलग हो गया। अभी बताएंगे पहले एक साथ था तो नाम क्या था, आगे पढ़ेंगे। इसमें पैंजिया डेल्टा नाम होता है, फिर पैंथालासा किसे कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि भारतीय प्लेट लगातार उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की ओर, ये बता दिया पॉइंट अभी आपको। देखिए भारतीय प्लेट क्या हो रही? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रही है, लगातार खिसक रही है। यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। इसी के कारण भाई, हिमालय का निर्माण ऐसे तो हुआ था, यहीं पे तो हिमालय का निर्माण हुआ है, यहीं पर तो हिमालय का निर्माण हुआ है, तो प्लेटों के टकराव के कारण हुआ है। और यदि अगर ये उस तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। इसीलिए हिमालय को नवीन मोड़दार वलित पर्वत बोलते हैं। नवीन मतलब वो आज भी बढ़ रहा है, हो गए होंगे करोड़ों साल, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो आज भी बढ़ रहा है वो। ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसके प्रतिपादक कौन है? तो जी अल्फ्रेड वेगनर, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं। ये देखिए, पैंजिया और पैंथालासा प्राचीन विश्व का स्वरूप यही था। प्राचीन विश्व का स्वरूप जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पूरे के पूरे द्वीप एक साथ थे। पूरे के पूरे द्वीप क्या थे? एक साथ थे। फिर यहाँ से अलगाव होगा। अभी अलगाव की बात बाद में करेंगे, पहले देखेंगे इसे बोलते क्या हैं। जब पूरे के पूरे द्वीप, सातों द्वीप एक साथ थे तो इसे पैंजिया का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पैंजिया। पैंजिया डेल्टा नाम दिया गया। क्या नाम दिया इसका? पैंजिया डेल्टा नाम दिया। हाँ, क्या नाम दिया? पैंजिया डेल्टा नाम दिया। जो सभी महाद्वीप एक साथ है, इस सभी महाद्वीप का जो एक साथ थे, इनका नाम था, इसका नाम था पैंजिया महाडेल्टा, पैंजिया डेल्टा। और जो ये पूरे महासागर का भाग था, इसे पैंथालासा बोला गया। क्या बोला गया? पैंथालासा। क्या बोला गया? बीच में जो ये महाद्वीप है, इनको पैंजिया बोला गया। और वहीं पर जो समुद्री क्षेत्र था, जो सागरी महासागरीय क्षेत्र था, इसे समग्र रूप से पैंथालासा कहा जाने लगा। पैंजिया क्या है? करोड़ों वर्ष पहले जब सातों महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उस संपूर्ण विशाल भूखंड को क्या कहा गया? पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया। अब पैंथालासा क्या था? यानी इस भूखंड को छोड़ दे। पैंजिया, पैंजिया के जो चारों तरफ एकमात्र विशाल महासागर फैला हुआ, जब डिवाइडेशन नहीं हुआ था, एकमात्र महासागर जो फैला हुआ था, उसे पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया? पैंथालासा। ठीक है।
तो पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, यानी कि जितना भूभाग है ना। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी और पैंथालासा का अर्थ है संपूर्ण जल, संपूर्ण जल। अब क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण मैंने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं, जिसपे हम हैं, मतलब ये जो जिस महाद्वीपों पर हैं, जिन महाद्वीपों पर हैं, इनके प्लेट्स में अंदर अंतः बलों के कारण पृथ्वी में खिसकाव, अलगाव, ये सब हुआ करता है। ठीक, ये पता नहीं चलेगा खिसक रही है। करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसमें, कैसे हमें पता चलेगा भाई? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, अभी पता चलने वाला है भी नहीं, है ना। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण अंततः पैंजिया, ये जो पैंजिया डेल्टा था, ये टूटने लगा। ठीक है, बहुत टाइम लिया ये बनने में। ये नहीं कि एक बार की कोई घटना टूट गया, या एक बार कोई घटना हिमालय बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो भूमि, लैंड के हिस्से को पैंजिया और जल के हिस्से को पैंथालासा बोला गया, है ना। क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपस में जुड़े हुए प्राचीन विशाल महाद्वीप को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया था? तो बोलेंगे पैंजिया। सर क्या दिया गया था? पैंजिया। ठीक है, और वाटर महासागरीय भाग को पैंथालासा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो ये कैसे टूटा, जब टूटा तो क्या हुआ? तो जब टूटा तो ये यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ से टूटा। जब ऊपर का भाग था उसका नाम हो गया अंगारा लैंड, या फिर इसे लॉरेशिया भी बोलते थे, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोला गया। ठीक है, पता है जो भारत था, देखना ना, भारत था, ये प्रायद्वीपीय भारत जो था, ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। आज जाके वहां पे अटैच हो गया ना, तो लगता है कि अंगारा लैंड का नहीं भाई, सबसे बड़ा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का है। तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जब जाके वहां से टकराया, तो वो हिस्सा तो गोंडवाना लैंड का ही था। बात को समझ रहे हैं ना? करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण, जो पैंजिया डेल्टा होता है, उस करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण दो बड़े भागों में टूट गया। क्या हुआ? दो बड़े भागों में टूट गए। देखिए यहां से अलग है। तो उत्तरी भाग, ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड या लॉरेशिया, देखिए ना, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड कहलाया, जिसमें आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, तीन कॉन्टिनेंट। कौन कौन से? जब भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होगी तभी तो कॉन्टिनेंट बनेंगे। तो तीन कॉन्टिनेंट। कौन से तीन? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया इसमें गए, अंगारा लैंड के हिस्से थे, और वहीं गोंडवाना लैंड के भाई तीन हो गए, चार बचेंगे। चार कौन से बच रहे हैं बताएंगे? चार कौन से बच रहे हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये चार महाद्वीप गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रायद्वीपीय भारत भी हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। देखिए छात्र अक्सर जो भारत को अंगारा लैंड का हिस्सा मान लेते हैं, नहीं, अंगारा लैंड का हिस्सा क्यों मानेंगे? क्योंकि वर्तमान में एशिया में है, इसीलिए अंगारा लैंड का हिस्सा मान लिया जाता है। लेकिन ये तो देखिए कि वो था कहाँ का हिस्सा? वो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड का ही था भाई। वो कहाँ का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का ही तो हिस्सा था। बड़े भूभाग को कवर करता है और जाके ये एशिया में मिल गया। अभी यहाँ बीच में जब ये टूटेगा तो पानी तो सब जगह है, जब ये टूटेगा तो बीच में क्या भरेगा? पानी भरेगा। उसके बारे में भी बात करते हैं आगे। ये बात समझ में आया? हमारा प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, मूल रूप से इस गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। इस गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, समझ रहे हैं ना? अंगारा लैंड में नहीं। अंगारा लैंड में एशिया में भले भारत है, लेकिन पहले मूल हिस्सा किसका है? वो गोंडवाना लैंड का। ठीक, तो तीन ऊपर के, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये आपके अंगारा लैंड के हैं, और वहीं पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये प्रायद्वीपीय भारत। और साथ में भाई भारत के बारे में पढ़ें तो साथ में प्रायद्वीपीय भारत, ये सभी गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं टेथिस सागर क्या है और हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। टेथिस सागर क्या है और हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है? मैंने बताया कि अंतः बलों के कारण आज भी खिसक रही है प्लेट, भारत आज भी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि पैंजिया और अंगारा लैंड, ठीक है, सॉरी, पैंजिया के टूटने पर जो दो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हिस्से बट गए, इनके बीच में
वेट, इनके बीच में इनके बीच में इनके बीच में एक उथला समुद्र बन गया। क्या बन गया? उथला समुद्र बन गया, और जिसका नाम टेथीस सी या टेथीस सागर रखा गया। क्या रखा गया? टेथीस सी। क्या रखा गया? टेथीस सी या टेथीस सागर के नाम से जाना जाने लगा। इसको नाम दिया गया टेथीस सागर। जब क्या हुआ था ये देखिए, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई, जब ये दोनों अलग हुए तो बीच में क्या समुद्र आया? उथले समुद्र को क्या बोला गया? उथले समुद्र को क्या बोला गया? टेथीस सी या टेथीस सागर बोला गया। ठीक, अभी फिर हम यहीं से हिमालय का जन्म होता है। हुआ क्या कि गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट, जिसे इंडियन प्लेट बोला जाता है, उत्तर की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट में भयंकर टकराव। देखिएगा, देखेंगे कहां कहां क्या है। ये देखिए, इसमें देखिए, ये भारत है ना, ये भारत जब यहां से गया खिसक के यहां पर आया, ये इंडियन प्लेट थी भाई, इंडिया से इंडियन प्लेट हो गई, और ऊपर ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है। किससे टकराता है? यूरेशियन प्लेट से टकराव। यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट जब टकराती हैं तो इन्हीं टकराव के कारण हिमालय बनता। हिमालय बनता कैसे? हिमालय कैसे बनता? दो प्लेट आपस में टकराती हैं, और जैसे टकराती हैं तो जो टेथीस सी का भाई वो है, वहां भी तो कुछ भूभाग, वहां भी तो नीचे कुछ हिस्सा होगा, तो उसका मलबा कह ले, है ना, उसके भाई नीचे कुछ तो उसमें प्लेट होंगी। समुद्र ऐसा तो है नहीं पूरा पानी पानी होता, कहीं ना कहीं तो तलछट होती है। तो वही तलछट क्या होगी? ऊपर की ओर उठ गई, वही हिमालय का निर्माण कर दी। यानी कि टेथीस सागर का जो मलबा था वही उठा और हिमालय का रूप ले लिया। जैसे एक एक एग्जांपल देखते हैं। एक बुक है, कॉपी है, अभी देखिएगा। फिलहाल इसमें तो नीचे कुछ नहीं है, खाली है। वहां पर नीचे तलछट होती है, ये जाएगी प्लेट, दोनों आपस में टकराएंगी। ये टकराई तो देखिए नीचे का भाग एक अंदर की ओर जा रही है, नीचे ये भाग उठ रहा है ना, ये देखिए भाग उठ रहा है ना ऊपर की ओर, ऐसे करके ये भाग उठ रहा है ना ऊपर की ओर, जब प्लेटें टकरा रही हैं तो ये देखिए ऐसे ये प्लेट नीचे जाके, और ये जितना इसका औसात था, जितना इसका मलबा था, वो सारा क्या हुआ? ऊपर उठने लगा। ठीक, देखते हैं। तो ये नीचे की ओर गई, है ना, ये प्लेट आपस में टकराई, और इसने क्या किया? सारे अवसाद को, टेथीस सागर के सारे अवसाद को या सारे तलछट को ऊपर उठा दिया। हिमालय का जन्म गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट से भयंकर रूप से टकराई। इस टकराव से टेथीस सागर का मलबा यानी कि तलछट ऊपर आ गया। मैंने भी अभी करके दिखाया ना, अभी करके दिखाया ना। जब ये आपस में से टकराएंगे तो ये नीचे चला गया एक, और जगह खाली हुई यहाँ पर, तो क्या होगा? नीचे की तलछट को क्या करेगा? ऊपर उठा देगा। तो ऐसे देखिए ऊपर क्या करती बन गई ना, ये यही क्या करती? हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण ऐसे ही हुआ। ठीक है, ये प्लेट ऐसे, ये प्लेट अंदर, फिर जो है जो इसका नीचे का तलछट था, इसका टेथीस सागर का, टेथीस सागर का मलबा या तलछट ऊपर उठ गया, जिससे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हाँ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला इसलिए भी कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, है ना, इसीलिए सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी आप नोट क्या जानना हमें क्या है कि आज जहां विशाल हिमालय खड़ा हुआ है, जहां पर आज विशाल हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां कभी क्या होता था करोड़ों साल पहले? टेथीस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथीस सागर। हाँ, तो पूछ सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस सागर के मलबे से हुई है ना, किस सागर के मलबे से हुई है? तो टेथीस सागर के मलबे से। किससे हुई है? पहले वहां पर क्या हुआ करता था? बताइए भाई, पहले वहां क्या हुआ करता था? टेथीस सागर हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था? टेथीस सागर, और टेथीस सागर का मलबा क्या होता है? हिमालय बन जाता है। प्लेट्स कौन कौन सी होती? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। बिल्कुल लिख लीजिए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं, तो वहीं उसी टकराव के कारण ऊपर नीचे होती, फिर इसका टेथीस सागर का जो मलबा होता है, जो तलछट होती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइएगा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के समुद्री क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के समुद्री क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, सन्निकट क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन, है ना, इतने सारे तो नाम है। 24 नॉटिकल, 12 को क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल,
12 को क्या बोलते हैं भाई? टेरिटोरियल है ना, टेरिटोरियल सी। समुद्र की गहराई मापने की इकाई फैदम में कितने फीट होते हैं? बताया था ना शुरुआत में 6 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 6 फीट। पैंजिया के चारों ओर फैले प्राचीन महासागर का क्या नाम था? पैंथालासा। क्या नाम था भाई? पैंथालासा। चौथा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन काल में किस भूखंड का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत, ये क्वेश्चन अरे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अंगारा का नहीं, गोंडवाना लैंड का। भारत को समुद्र में नए द्वीप बनाने का अधिकार किस सीमा तक है? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नए द्वीप जो कृत्रिम द्वीप अनुसंधान या रिसर्च के लिए बना सकता है वो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही बना सकता है। ठीक, अभी एक क्विक रिवीजन और ले लेते हैं मास्टर माइंड के थ्रू, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। भारत के भूगोल में ये दोनों पार्ट जो हमने पढ़े, समुद्री सीमाएं और भौतिक विकास देखेंगे। तो 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा, 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा है, जहां पर इसके संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है ना। 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है। यहाँ हम सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं, स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं एवं पर्यावरणीय स्वच्छता का भी अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है। 200 नॉटिकल मील जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज लगा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं तथा नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। नए द्वीपों का निर्माण कहाँ होगा? 200 नॉटिकल मील में। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या? सीमा शुल्क, स्वच्छता और पर्यावरण। भौतिक विकास की बात देखेंगे तो हमने भी देखा कि आपस में जुड़े सभी महाद्वीपों को पैंजिया बोला गया और पैंजिया के चारों तरफ फैले महासागर को पैंथालासा कहा गया। गोंडवाना लैंड क्या था? प्रायद्वीपीय भारत का मूल जन्म स्थान क्या है? गोंडवाना लैंड। तेथीस सागर क्या है? हिमालय पर्वत की जन्मस्थली है, हिमालय पर्वत की जन्मस्थली है ना। तो आज की इस क्लास में हमने जो समुद्री सीमाएं और अभी भौतिक विकास आगे भी कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि समुद्री सीमा का टॉपिक खत्म हो चुका, छोटा टॉपिक था। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने देखा समुद्री सीमाएं, भौतिक विकास, इसके आगे की जानकारी, इसके आगे वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।